मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सहेली प्रेजेंट्स इंटरनेशनल विमेंस वीक। इस शो के जरिए हम आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप बेहद खास हैं अपने लिए और अपनों के लिए, इसलिए अपना ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। महिलाओं को भगवान ने माँ बनने की शक्ति से नवाजा है। महिलाओं के लिए माँ बनने का एहसास सबसे अलग होता है। बच्चे को जन्म देना, नन्ही जान को इस दुनिया में लाना, यह एक महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है। हर महिला शादी के बाद माँ बनना चाहती है, इस एहसास को महसूस करना चाहती है, लेकिन कुछ महिलाएं इस सौभाग्य से वंचित रह जाती हैं। वह कितना भी चाहे में माँ नहीं बन पाती। इसका कारण बदलती जीवन शैली से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। आजकल महिलाओं में कई बीमारियां पाई जाती हैं जो उनके माँ बनने के सपने में रुकावट बनती है। आज की अपनी इस खास पेशकश में हम इनफर्टिलिटी यानी कि महिलाओं में होने वाले बांझपन के बारे में बात करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रिदम आहूजा गुप्ता, जो कि एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर रिदम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रिदम, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 6 में से एक कपल आज इनफर्टिलिटी का शिकार है, तो इसका बड़ा जो मुख्य वजह है वो क्या है? देखिए, 6 कपल्स में से एक को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है, पर ये आज के आंकड़े हैं। कुछ साल पहले के आंकड़े ये थे 7 में से एक को प्रॉब्लम होती थी। ये टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, जो रेशियो है ये ख़राब होता जा रहा है। प्रेगनेंसी जब कपल्स प्लान करना चाहते हैं तब कर नहीं पाते हैं। इसका एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कि शादियाँ लेट टाइम पे होती हैं। पहले जो प्लानिंग होती थी वो 25 to 30 ईयर्स के बीच में यूजुअली कपल्स अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेते थे जी। पर आजकल ऐसा नहीं है। एक ट्रेंड चेंज हो गया है लेट मैरिजेस का। मैरिज हो जाए तो प्रायोरिटी इज़ मोर ओवर सेटलमेंट इन डोमेस्टिक लाइफ और अपने करियर में सेटलिंग, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी देने के बाद ही एक कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है। अब बाय दैट एज जो एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो हमारे गैमीट्स पे, एग पे और स्पर्म पे आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल प्रेगनेंसी होने की टेंडेंसी है, जो नेचुरल प्रेगनेंसी का रेट है, जो सक्सेस रेट एक महीने में हम सोचते हैं कि हो जाता है, आराम से कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर पाते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। ओके। सेकेंडली क्या है कि लाइफस्टाइल अगर आप देखें तो बड़ा अलग टाइप का लाइफस्टाइल है आजकल और जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे होता था। There is a change in environment, there is a change in diet, there is a change in the kind of work or stress that we have these days. जी। So आजकल में इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल देखा गया है प्रेगनेंसी के अंदर। So प्रेगनेंसी अपने आप से होने में डिफ़िकल्टी आती है। अगर वेट ज़्यादा है, वेट बहुत कम है, बहुत एक्सरसाइज कर रहा है कोई मेल्स के अंदर, अगर बहुत जिमिंग हो रही है तब। So बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जो ओवर द ईयर्स आ गए हैं हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे दिनचर्या में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत हो रही है। जी, आपने लाइफस्टाइल की बात करी, तो लाइफस्टाइल में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन जो है आज के हम न्यू मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करें तो वो आती जा रही है जो महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कारण बनती जा रही है? आप सबसे पहले देखिए तो देखिए वेट की मैं बात करूं, हम एक टर्म यूज़ करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI बताता है एक हाइट के हिसाब से एक महिला का वेट कितना होना चाहिए। नॉट जस्ट महिला का, इवन इन मेल्स, आदमियों का भी, सबका ही हाइट के हिसाब से एक प्रॉपर वेट होना चाहिए, जिसकी रेंज हम 18 to 23.5 लेते हैं इंडियन कपल्स में। यदि आपका वेट अपनी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो बॉडी में ऐसे चेंजेस प्रोड्यूस करता है जिससे एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, उनका प्रोडक्शन दोनों खराब होते हैं। जी। तो फीमेल्स जो एक्सपीरियंस करती हैं उनकी साइकिल्स गड़बड़ा जाती हैं, ढंग से ओवुलेशन नहीं हो पाता है, अपने आप में फिजिकली इंटरकोर्स इज अ प्रॉब्लम। सो ये सारी समस्याएं वेट से रिलेटेड है। सेकेंड, अबाउट दी डाइट अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज़्यादा, जंक फूड वगैरह ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। सिंपल शुगर्स, कोला, ये सब चीज़ें बहुत हैं आजकल की अगर आप बात करें डाइट में। थर्ड, द लाइफस्टाइल में हम बात करें एक्सरसाइजेस। आजकल जो वर्क शेड्यूल रहता है, इवन इफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे हैव बिकम वेरी लेथार्जिक, वेरी सेडेंट्री। अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। स्लीप साइकिल, बहुत सारे लोग ढंग से सोते ही नहीं हैं, नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर अगेन जो बॉडीली चेंजेस होते हैं वो डायरेक्टली उनकी क्वालिटी ऑफ एग स्पर्म को अफेक्ट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे बॉडी में हार्मोनल दिक्कतें भी पैदा होनी शुरू हो गई हैं। सो ये सब मिला जुला जो है ये हमें लेके बताता है कि प्रेगनेंसी अपने आप से करना चाहें तो उसमें और बहुत रुकावटें आने लग गई हैं। ओके। एज और
बात करें स्ट्रेस की, तो ये कितने बड़े फैक्टर हैं इनफर्टिलिटी के लिए? देखिए, मैं बात करूँ तो एज एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, उस पर जोर नहीं है। आपने जब ट्राई किया वही एज है, उस टाइम पे जैसी एग बनाने की, स्पर्म बनाने की जो क्षमता है वो वही रहेगी। पर अगर स्ट्रेस की बात करें तो डेफिनेटली मॉडिफाइबल फैक्टर है, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस पे। इसीलिए जो भी पेशेंट्स, जो भी कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, हम उन्हें डी स्ट्रेसिंग के बारे में बताते हैं। डी स्ट्रेसिंग वुड इन्वॉल्व गुड डाइट, गुड स्लीप, गुड एक्सरसाइज एंड विद दैट सम काइंड ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जी, कुछ भी ऐसा जो उनको मानसिक रूप से शांत रख सके, जिसमें वो अपने आप को कुछ टाइम दे सके, और जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी आए और उनके प्रेगनेंसी के चांसेस एनहांस हो। ओके। आज हम एडोलसेंट एज की बात करें, खासकर टीनेज गर्ल्स की, तो थायराइड और पीसीओडी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और ये दोनों एक इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह भी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी, इनकी होने की वजह क्या है और इसका ट्रीटमेंट या इससे बचाव कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर आपने बात की, जैसे थायराइड और पीसीओ है, इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट तो जेनेटिक है, अगेन जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एवरी वुमन, एवरी गर्ल विल इनहेरिट इट फ्रॉम देयर मदर और फादर, बट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो वेट से रिलेटेड होता है। द मोर द वेट गेन, द मोर इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगी। अगर कोई अपने बीएमआई को, वेट को, एक यंग लड़की मेंटेन करती है, तो उनके अंदर पीरियड्स बहुत जल्दी नहीं आते हैं। ओबेसिटी नहीं होगी तो उनकी साइकिल्स रेगुलर रहेंगी। सिमिलरली विथ थायराइड, थायराइड एक तरीके का हार्मोन है जो बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। हमारे बॉडी में सारे बॉडीली फंक्शंस जितने भी वो थायराइड से रिलेटेड है। यदि वजन बहुत बढ़ जाता है तो थायराइड ग्लैंड इतना थायराइड हार्मोन बना ही नहीं पाता है, थायराइड डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म का डिसऑर्डर होता है। और दोनों ही चीज़ें, चाहे हम पीसीओ की बात करें या हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, साइकिल्स को गड़बड़ाते हैं, एग नहीं बनता है, और आगे चल के अगेन इनफर्टिलिटी के लिए ये हम इन सब फीमेल्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका तभी से जो है लाइफस्टाइल इतना गड़बड़ा चुका होता है, वज़न ज़्यादा होता है, और वो अपने लाइफस्टाइल की वजह से दे आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। जी डॉक्टर, एकदम ये भी बताइए, आंकड़े बताते हैं 55 से 57% मामलों में पुरुष जो हैं उनमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है, लेकिन जो इसका ठीकरा हमेशा से हमारे समाज में महिलाओं पे फोड़ दिया जाता है, क्योंकि कहीं में इसमें पुरुष की ईगो भी हर्ट होती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, हम अगर अपनी ओपीडी सिनेरियोस की बात करें, इनफैक्ट एक सिंपल टेस्ट हम कराते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि पुरुषों में कोई बांझपन है या नहीं, उसे हम सीमन एनालिसिस कहते हैं। इवन टू गेट अ सीमन एनालिसिस टेस्ट डन, पुरुष बहुत बार मानते ही नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है कि उनकी वजह से बांझपन हो सकता है। और टू आवर सरप्राइज, जब भी हम, जैसा आपने बताया 50 to 70%, यस एब्सोल्युटली ये फिगर्स बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है, सीमन की कुछ भी गड़बड़ी होती है, चाहे काउंट की बात हो, मोटिलिटी की बात हो, स्पर्म शुक्राणु जो अच्छी गति के नहीं होते हैं, वो सब इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। पर इसके अंदर भी जैसा हमने बात किया, ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड है। सो ओबेसिटी अगेन वो कारण बनता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छा ना हो, अच्छी मोटिलिटी के स्पर्म ना पैदा हो। इनफैक्ट ओबेसिटी की वजह से आदमियों में फीमेल हार्मोन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते। देन द अदर थिंग इज कि जो लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग स्पेशली, इसको हम मेल्स में हमेशा से एड्रेस करते हैं, बट आजकल फीमेल स्मोकिंग इज ऑल्सो वेरी कॉमन। सो मेल्स में स्मोकिंग जो है, जो स्पर्म बनते भी हैं वो ऐसे बनते हैं कि उनकी जो एग को मिलने की और एम्ब्रियो बनाने की फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो बड़ी ख़राब रहती है। तो डीजेनरेटेड रहते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल डीजेनरेटेड रहता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आ भी जाए तो मिसकैरेज बहुत ज़्यादा कॉमनली देखे गए हैं। सो इन देम ऑल्सो कंजम्पशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स वो इस सारी चीज़ों को कुछ हद तक हैंडल कर सकता है। एंड प्रॉपर वेल बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट इवन इन मेल्स। फिर बहुत बार ये है कि जो मैं जैसा पहले बात करी, जिमिंग से रिलेटेड जो भी लोग जिम्स वगैरह को ज्वाइन करते हैं और स्टेरॉयड का इंटेक करते हैं, उनके अंदर बिकॉज ऑफ द स्टेरॉयड इंड्यूस ऐसा देखा है कि स्पर्म काउंट 0 तक चला जाता है। और जब वो 0 चला जाता है तो उनको ये समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया, विदाउट रियलाइजिंग कि क्या कारण है क्या नहीं है, वो बहुत हाई लेवल ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे मूव ऑन करते हैं और स्ट्रेस में और जल्दी आ जाते हैं।
तो ये सारा लेखा जोखा जो है वो ये बताता है कि पुरुषों का जो इवैल्यूएशन है वो फीमेल्स के साथ साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कपल्स में पहले हम ये सोच ले कि फीमेल को कोई प्रॉब्लम है और उन्हीं के टेस्ट कराते चले जाएं। हमें दोनों का इवैल्यूएशन साथ में करते हुए चलना चाहिए और तभी पता चलेगा कि एग्जैक्ट कारण क्या है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट। ओके, आजकल प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है और बिफोर टेस्ट, मैरिज से पहले भी टेस्ट करवाए जाते हैं, तो उसमें इनफर्टिलिटी के टेस्ट भी होते हैं। देखिए, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग एसेंशियली इस बारे में होती है कि आप जब प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी कितने अच्छे से कैरी कर पाएंगे जी। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं होता जो ये बता सके कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो कितना आपका प्रेगनेंसी का चांस रहेगा। बहुत कपल्स आते हैं कि हमारे कुछ टेस्ट ऐसे करा दो कि 2 साल बाद हम प्रेगनेंसी करना चाहें तो हमें पता चल जाए। ओके। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इमीडिएटली कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जैसे फीमेल्स की साइकिल्स इरेगुलर होना, वो एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हाँ इनमें दिक्कत आएगी, तो उनको हम पहले से प्लान कर सकते हैं। किसी का पहले कोई अल्ट्रासाउंड रहा है जिसमें ओवेरियन सिस्ट है, तो वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम पहले से बता सकते हैं कि हाँ यू विल हैव सम इशू और उसको हम अभी से कैटर करके चलें। मेल्स में ऐसे ही कभी कोई हिस्ट्री रही है, कोई चोट लगने की, स्पेशली कोई सर्जरी रही है स्क्रोटल या इंग्वाइनल एरिया की, तो उसमें हम उनको हेल्प कर सकते हैं, एड कर सकते हैं ये बताने में कि हाँ आगे चल के आपका जो है प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो बेसिक ओव्यूलेशन के टेस्ट बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, स्पर्म का टेस्ट कि सीमन एनालिसिस ठीक है या नहीं है, ये हम करवा सकते हैं, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट उस टाइम पे हम एडवाइज नहीं करते। आपने प्री प्रेगनेंसी की बात करी तो इसके अंदर जैसे हम प्रीनेटल वाइटामिन देते हैं, फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो भी कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी से 1 महीना पहले से लेके 3 महीने तक ये फॉलिक एसिड दिया जाता है। एट द सेम टाइम जैसे हमने थायराइड की बात की, थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करके चले। आजकल शुगर बहुत कॉमनली हम देखते हैं, डायबिटीज़ नहीं भी हो तो फीमेल्स में प्री डायबिटीज़ कि डायबिटीज़ हो सकता है, ये बहुत कॉमनली देखा गया है, तो हम शुगर के लेवल्स ठीक करके चलते हैं। और साथ ही कोई इन्फेक्शन हो तो उसको पहले से ट्रीट करके चलते हैं कि उन्हें आगे प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके डॉक्टर रिदम, ये भी बताइए संतान सुख दिलाने में आईवीएफ का क्या रोल है? आप ये देखें, ओवर द वर्ल्ड अराउंड मोर देन 4 मिलियन बच्चे आईवीएफ से पैदा हो चुके हैं। फ्रॉम 1978 वी हैव कम सो फार। जितने भी लोग अपने आप से प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे थे, विद द हेल्प ऑफ ART ट्रीटमेंट्स जिसमें हम IVF को सबसे ऊंचा स्तर देते हैं, उसकी वजह से प्रेगनेंसी आराम से प्लान की जा पा रही है। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो नेचुरली हम कवर कर ही नहीं सकते, ना सिंपल ट्रीटमेंट से ना नेचुरली, जिसमें आता है ट्यूब्स बंद होना। अब इसके अंदर अपने आप से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, और जैसा इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन सिंपल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनसे नहीं हो सकती है, तो IVF इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंडली, जिनके अंदर एग्स की मात्रा बहुत कम बन रही है, जैसा कि होता है जब एडवांस स्टेज में प्रेगनेंसी प्लान हो, स्पेशली जो 35 अबव फीमेल्स होती हैं वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, उनमें जिनके स्पर्म काउंट 0 है या बहुत कम है, फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है, तो हम आर्टिफिशियली स्पर्म और एग का फ्यूजन लैब में कर सकते हैं जो हम IVF में यूज़ करते हैं। इन सब कंडीशंस में पहले प्रेगनेंसी प्लान करना इम्पॉसिबल था, बट नाउ IVF की वजह से आप देखेंगे कि IVF में हम अराउंड 50 to 60% ऐसे कपल्स को हेल्प कर सकते हैं और प्रेगनेंसी हासिल करने में मदद कर सकते हैं। ओके, तो IVF के अलावा और कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं इनफर्टिलिटी के लिए? इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट बहुत तरीके के होते हैं। जैसा कि मैं सबको बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आपकी जो प्रॉब्लम है वी टेलर द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। सिंपल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसमें सिर्फ दिक्कत होती है कि एग नहीं बन रहा होता, तो बेसिक टैबलेट से या इंजेक्शन या टैबलेट इंजेक्शन के कॉम्बिनेशन से एग बन जाता है, तो वो नेचुरली कपल्स ट्राई कर सकते हैं। इसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं। इसके साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं कि ये बता सके कि अंडा सही टाइम पे बन रहा है और इंटरकोर्स से वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सेकेंड, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें थोड़ी बहुत हस्बैंड के स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड के मोटिलिटी का इशू है, तो उसके अंदर हम IUI को ओव्यूलेशन इंडक्शन से कंबाइन करते हैं। हस्बैंड का सीमेन सैंपल लैब में लेके वॉश करते हैं, सिर्फ एक बहुत स्मॉल अमाउंट में स्पर्म को, मोटाइल स्पर्म को कंसंट्रेट करके सीधा एग के पास कैथेटर से पहुंचाते हैं। इसमें सक्सेस रेट जो है वो अराउंड 15 to 20% रहता है। देन इसके अलावा हायर ट्रीटमेंट पे जाएं तो IVF होता है और ICSI होता है, जब स्पर्म काउंट बहुत कम होता है तब, या फिर जब ट्यूब्स ब्लॉक हैं या एडवांस स्टेज है या किसी भी और कारण से हमारे IUI के सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जैसे होता है, उसमें हम एग और स्पर्म को आपस में मिलाते हैं ICSI के द्वारा और एम्ब्रियोज लैब में ही तैयार करते हैं।
बेस्ट एम्ब्रियोज को चूज करते हैं और उसी में से 2 को ट्रांसफर करते हैं, एंड वी हैव अ सक्सेस रेट ऑफ अराउंड 45 to 50% विद IVF। तो इस प्रोसेस में कितना समय लग जाता है? यूजुअली IVF के अंदर आप प्लान करें तो 2 वीक्स के अराउंड का टाइम लगता है। 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस जो एग बनाने में हेल्प करते हैं, एग रिट्रीवल 1 डे प्रोसीजर, डे केयर है, एंड उसके बाद एम्ब्रियो की ग्रोथ लैब में 3 से 5 दिन तक होती है और एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। तो मैक्सिमम अराउंड 14 to 15 डेज, दैट्स द टाइम पीरियड। और एम्ब्रियो ट्रांसफर के 14 दिन बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जा सकता है जो बताता है कि सक्सेस हुई है। ओके, तो इसमें अमूमन कितना खर्चा आ जाता है और इसका सक्सेस रेट क्या है? देखिए, IVF का खर्चा डिपेंड करता है इंजेक्शंस कैसे यूज़ हो रहे हैं, कौन सी लैब यूज़ हो रही है, अगेन द क्लिनिशियन एंड द एम्ब्रियोलॉजिस्ट की टीम कैसी कितनी एक्सपर्टीज़ वाली है। तो यूजुअली खर्चा 1.5 लाख के करीब रहता है रफली। आप सारे IVF सेंटर्स में देखें तो सारे टेस्ट एंड ब्लड जो भी हमारे दवाइयाँ वगैरह दी जाती है, तो 1.25 लाख टाइप का इसमें खर्चा आता है। सक्सेस रेट जैसा मैंने बताया, हम 45 to 50% सब तरह के पेशेंट्स में, जिसमें अंडे कम बनते हैं, स्पर्म कम निकलते हैं, सब तरह के पेशेंट्स में अगर हम लेके चलें तो इसमें इतना अराउंड सक्सेस रेट है। बट कुछ टेक्निक से इसको एनहांस कर सकते हैं, बट वो सभी में यूज़ नहीं होती है, वो कुछ कुछ पेशेंट्स में जिसमें रिक्वायरमेंट होती है उसमें यूज़ किया जाए। ओके डॉक्टर रिदम, ये भी बताइए कि एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग ये कब करवाई जाती है और इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, एग फ्रीजिंग स्पर्म फ्रीजिंग एसेंशियली यूज़ हुई थी जब हमारे पास पेशेंट्स आने लगे थे ऑन्कोफर्टिलिटी के, कैंसर के वो पेशेंट्स जिनके अंदर कैंसर का भी इलाज आपको पता होगा आजकल बहुत एडवांस हो गया है। सो कैंसर के बाद, ट्रीटमेंट के बाद कैंसर सर्वाइवर्स की एक रिक्वायरमेंट होती थी कि दे वांटेड टू हैव चाइल्ड विद देयर ओन स्पर्म और एग। सो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी और इसके लिए एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग यूज़ की गई एसेंशियली। तो उसमें क्या होता है कि आपके IVF आपका जो ऑन्को का जो ट्रीटमेंट है उसके ट्रीटमेंट में जाने से पहले एग्स और स्पर्म को फ्रीज किया जाता है। बट आजकल क्या है, कुछ महिलाएं जो है प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहती, सो दे वांट टू गो फॉर सोशल एग फ्रीजिंग, जिसमें वो अपने अंडों को फ्रीज करा सकती है इन दैट वेरी बायोलॉजिकल एज। सो 30 साल से कम पे वो महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी अभी अगले 4-5 साल तक प्लान नहीं करनी है, वो अपने एग्स को IVF के प्रोसेस द्वारा फ्रीज करा सकती है। सो एग की एज वही रहेगी 30 से कम, और जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करती है ये हेल्दी एग्स को यूज़ कर सकती हैं, वो चाहे किसी भी एज पे हो। ओके डॉक्टर, ये बताइए एग डोनर, स्पर्म डोनर और सरोगेसी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी किसी महिला में रिपीटेड IVF फेलियर्स होते हैं, उनकी अपनी अंडा बनाने की क्षमता कम हो चुकी होती है, जो हमने देखा है कि एडवांस स्टेज पे 37 ईयर्स के बियॉन्ड ज़्यादा देखा गया है, उनके अंदर हम डोनर एग का प्रयोग करते हैं। वो महिला जिनको मीनोपॉज हो चुका है, क्योंकि हमारी सरकार के हिसाब से 50 से 55 साल तक IVF किया जा सकता है, उनके अंदर मीनोपॉज होने के कारण अंडे बिल्कुल बनते ही नहीं हैं, तो डोनर एग का प्रयोग किया जाता है। स्पर्म डोनर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी भी माध्यम से स्पर्म्स को मेल से ऑब्टेन नहीं कर सकते, उनका स्पर्म काउंट 0 है और टेस्टिस में स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, तब हम डोनर स्पर्म का प्रयोग करते हैं। सो इसलिए एग डोनर, स्पर्म डोनर के बड़े स्पेसिफिक इंडिकेशन है। जहाँ तक सरोगेसी की बात है, सरोगेसी इज़ रेंटिंग अ वूम, अ यूट्रस। जब भी महिला का यूट्रस अनफिट है, उसमें बहुत सारे वॉशन हो गए हैं या फिर लाइनिंग नहीं बनती है, रिसेप्टिविटी नहीं है जिसके अंदर एम्ब्रियो इम्प्लांट कर सके, उसमें सरोगेसी का यूज़ किया जाता है। ओके चलते चलते मुझे ये बताइए कि काफ़ी सारी महिलाएं आज करियर ओरिएंटेड हैं, करियर को ज़्यादा तवज्जो देती है और ये भी सोचते हैं कि करियर, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करती है तो करियर में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी और फिर इतनी लेट हो जाती है उनकी प्रेगनेंसी प्लान, तो वो डिले होता जाता है, उससे इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम आती है। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनको यही सजेस्ट करेंगे, अगर उन्हें दिख रहा है कि वो प्रेगनेंसी और शादी के लिए अभी नहीं रेडी हैं, तो अपनी प्रेगनेंसी डिले करने के लिए एग फ्रीज कर सकती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी किया है। ये प्रोसेस काफ़ी सेफ़ है आजकल। कुछ दिन के इंजेक्शंस के बाद उनके उस टाइम के एग रिजर्व के हिसाब से हम मैक्सिमल एग्स निकाल सकते हैं, उनको लैब में स्टोर कर सकते हैं और स्टोरेज भी 10-20 साल तक किया गया है। ये इट इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट, इट इज़ नो मोर एक्सपेरिमेंटल। सो एग फ्रीजिंग से वो उन एग्स को बाद में कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके चलते चलते डॉक्टर रिदम, आप इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन हमारी महिला दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? See, to all the women, I would say कि infertility is not a taboo. अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी प्लान करने में, तो ट्रीटमेंट ज़रूर सीख करिए। एंड टू स्पेसिफिक टू आवर कंट्री, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत बार कपल्स आते हैं
दे आर डिज़ायरिंग अ मेल चाइल्ड, और उनको एक मिसकंसेप्शन होता है कि IVF से मेल चाइल्ड हो सकता है। तो देम आई वुड रिक्वेस्ट, वी नीड टू सेव द गर्ल चाइल्ड। आप कितना भी सोचे कि हम वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं, पर जब तक ये सोच नहीं बदलेगी कि यू ट्रीट वुमेन इक्वली, अ गर्ल चाइल्ड एज इक्वल टू अ मेल चाइल्ड, तो प्रोग्रेस या एम्पावरमेंट का कोई मतलब नहीं। जी, थैंक यू सो मच रिदम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे समाज में बांझपन की समस्या का कारण हमेशा महिलाओं को ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल महिलाओं के प्रति बनाई गई एक गलत धारणा है। महिलाओं के साथ साथ ये पुरुषों में भी काफ़ी आम समस्या है, जिसका इलाज कराया जा सकता है और किसी IVF स्पेशलिस्ट की मदद से आप माँ बाप बनने का सुख पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे इसी कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए TV9 डिजिटल।